हम जैसे इस घर की तरफ जा रहे हैं और कोई वाहन हमारी तरफ आ रहा है, तेज आता हुआ क्यों लगता है? वो अपनी स्पीड से ज्यादा तेज आता हुआ लगता है, वो क्या कारण है इसके पीछे? 3 साल से आप इंतजार कर रहे हैं, तो क्या किसी भी जॉब की इतनी अच्छी वो होती है कि 3-4 साल उसका इंतजार किया है? आपने जैसे बताया कि एक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, जी सर। उसका टोंक के आर्किटेक्चर पे क्या क्या इफेक्ट दिखता है? पंच महाभारत की आपने बात करी, कौन से होते हैं पंच महाभारत? मैं आई कम इन सर? प्लीज कमन। नमस्ते सर। नमस्ते, आइए बैठिए। थैंक यू सर। पहली बार मिले तो एक संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना, जी सर। बिना अपना नाम बताए। जी सर, मैंने 10th आदर्श विद्या मंदिर लावा से की है, 12th टैगोर विद्या मंदिर जोबनेर से की है। सर मैंने ग्रेजुएशन एस जैन सुबोध कॉलेज जयपुर से की है। सर मेरी हॉबी हिंदी के उपन्यास और किताबें पढ़ना है सर। होम डिस्ट्रिक्ट आपकी टोंक है। यस सर। तो पहले तो आप टोंक के बारे में बताएं। टोंक का जब नाम आता है तो बीसलपुर सबसे पहले से आता है, और फिर किसी नेगेटिव सेंस में आता है, वो अपन बाद में बात करते हैं। तो टोंक के बीसलपुर के बारे में बताइए। ये प्रोजेक्ट जो है, जी सर, इतना शोकेस प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? जी सर, बीसलपुर डैम राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, जो कि मुख्यतः जयपुर, अजमेर और टोंक में सिंचाई और पेयजल की सुविधा मुख्यतः पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती है। सर इसकी जो स्थापना है वो 199 सर माफ कीजिए 1999 में कंप्लीट हुआ था। और सर गोकर्णेश्वर मंदिर है यहाँ पे, जिसकी स्थापना विशल देव विग्रह चतुर्थी के द्वारा की गई थी। नेगेटिव सेंस में टोंक का नाम जो आता है वो इलीगल बजरी खनन का है, और ये अभी की प्रॉब्लम नहीं है, ये कई वर्षों की प्रॉब्लम है। तो मुझे दो चीजें बताएं इसके बारे में। एक तो इलीगल बजरी खनन जो है, जी सर, उससे क्या नुकसान होता है एनवायरमेंट को, इकोलॉजी को, और दूसरी चीज ये इतनी लंबे अरसे से चली आ रही है, तो ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? सर सबसे पहले आपके जो बताया, तो सर जो इन्वायरमेंट पे सबसे बुरा इम्पेक्ट पड़ता है, जो सर नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होने की संभावना रहती है इलीगल माइनिंग की वजह से। दूसरा सर जो सैंड माइनिंग होती है, उससे जो वहाँ के स्थानीय जो जीव है, जो भी वहाँ पे नदी गुजरी, उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और सर अभी हाल में देखा जा रहा है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो सैंड माइनिंग करने वाले लोगों के द्वारा जो वाहनों का प्रयोग किया जाता है, उसमें जल्दीबाजी के चक्कर में सर लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। और सर जो आपने दूसरी बात कही थी सर, एक बार सर, क्या इच्छा शक्ति नहीं है उसको खत्म करने की, या क्या बात है? सर मुख्य कारण तो ये है कि अभी तक तो पूरी तरह सफलता प्राप्त नहीं हुई। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सैंड माइनिंग को इलीगल करार दिया गया था, पर अभी भी अवैध खनन जारी है सर। तो देखा जाए तो कुछ मामलों में प्रयास भी किए जा रहे हैं, और कुछ मामलों में सर इच्छा शक्ति की भी कमी कहा जा सकता है। आपने ग्रेजुएशन करी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यस सर। क्या ये सही है? कुछ लोग कहते हैं कि जो साइंस स्ट्रीम से आते हैं, जी सर, वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं बनिस्बत उनके जो कि आर्ट्स स्ट्रीम से आते हैं। क्या ये सही है? सर कुछ मामलों में कहा जा सकता है, क्योंकि सर, सही है ये? जी सर, आप बताइए सही जहाँ है तक मेरा अनुभव रहा है सर, मैं कुछ मामलों में से पूरी तरह तो सही मान नहीं सकता, पर कुछ मामलों में कहा जा सकता है सर। हम तीनों यहाँ आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, तो आप सोचते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सर, मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, पर कुछ मामलों में अभी तक जो देखा गया है उसके आधार पे, या मेरा अनुभव रहा है उस आधार पे बता रहा हूँ सर। क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें एनालिटिकल थिंकिंग बजाय आर्ट्स के। और सर अभी जो वर्तमान में देखा जा रहा है, जो प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी स्कूल पे, और जो हायर एजुकेशन है, उसमें ज्यादा रिसर्च एंड डेवलप और ज्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट साइंस फील्ड में जाता है बजाय आर्ट्स फील्ड के। क्योंकि आर्ट्स फील्ड में सर इतना शोध एवं अनुसंधान
नहीं हुआ है अभी तक जितना होना चाहिए था। ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं सर। तो मतलब फिर आरएएस में जो क्वालिफाइंग स्कीम है वो होना ही चाहिए, बीएससी एमएससी करे हुए, एमए बीएड होना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्या ऐसा करना चाहिए? जी नहीं सर। तो आर्ट्स मेरा वालों की कहने क्या का खूबियां होती हैं ये बता। सर आर्ट्स वालों में सबसे महत्वपूर्ण खूबी है सर उनमें कलात्मक अभिव्यक्ति होती है सर। इसी जैसे अभी सर मेरे में एक कमी जो मुझे लगी, मैं अपनी कलात्मक अभिव्यक्तियों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ सर। तो एक तो ये, और सर वेरियस जो सेक्टर्स होते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके संबंध में और अच्छी नॉलेज होती है सर। 2022 में अब 25 हो गया। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, अभी 3 साल से आप इंतजार कर रहे हैं, जी सर। तो क्या किसी भी जॉब की इतनी अच्छी वो होती है कि 3-4 साल उसका इंतजार किया जाए? जी जी सर, मैं 2022 से ही प्रॉपर आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। इसके साथ में मैंने अन्य एग्जाम भी दिए हैं पर अभी सर सफलता नहीं लगी है। तो सर अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ अभी, और इसके साथ में आरएस में भी अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ सर। अभी 2024 का मेंस भी दिया है आरएस में। थैंक यू सर। से हैं आप? जी सर। इतिहास के बारे में बताइए, कुछ स्वतंत्रता से रिलेटेड हो, जी सर। टॉक के आसपास कुछ। सर वैसे टोंक का इतिहास काफी प्राचीन है। सपाद-लक्ष्य जनपद, और सर टोंक को टाटा नगर भी कहा जाता है रेड सभ्यता के कारण। और जहाँ तक सर स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई 1857 में, तो टोंक पे मुहिर मुजिब नामक एक कवि रहे हैं, तो उनके आजमाइश नामक नाटक लिखा हुआ है। तो उसमें बताया गया है कि टोंक रियासत में महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और जो टोंक के नवाब थे, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, उन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया था सर, वजीरुद्दौला जी। आपने जैसे बताया कि एक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टॉक, जी सर। उसका टॉक के आर्किटेक्चर पे क्या क्या इफेक्ट दिखता है? सर जी बिल्कुल सर। टोंक सर एक मतलब एक विविधता वाला जिला है सर। टोंक के अंतर्गत सर बहुत सारे मकबरे बने हुए हैं, हिंदू मंदिर है और गुरुद्वारे भी है सर। कोई फ्यूजन दिखा है दोनों चीज में, हिंदू स्टाइल और उसमें कुछ? जी सर। कोई फ्यूजन वाली आर्किटेक्चर है टोंक में? सर सुनहरी कोठी में देखा जा सकता है, वहाँ पे मिरर वर्क है और गोल्डन वर्क है सर। सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? सर जहाँ तक मुझे याद है सुनहरी कोठी का निर्माण तो आमिर का पिंडारी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और उसे कंप्लीट नवाब वजीरुद्दौला के द्वारा किया गया था। श्योर है आप? सर मैं अनुमान लगा। चलो ठीक है। फिजिक्स के छात्र रहे हैं जी। हम, जैसे इस घर की तरफ जा रहे हैं और कोई वाहन हमारी तरफ आ रहा है, तेज आता हुआ क्यों लगता है? वो अपनी स्पीड से ज्यादा तेज आता हुआ लगता है, वो क्या कारण है इसके पीछे? सर इस कॉन्सेप्ट का नाम पता है आपको, क्या है? सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ बताइए। सर परिप्रेक्ष्य प्रभाव। हाँ, तो क्या कारण है इसका कि वो तेज आता हुआ दिखता है सामने से आता हुआ वाहन? सर ये शायद मैं अभी इसके पूरी थ्योरी अच्छा पता चलो। नहीं। केमिस्ट्री भी पढ़ी आपने। पीएच का इन्वेंशन किसने की थी? सर सोरेनसन ने। क्या होता है ये पीएच? सर पीएच किसी भी जो विलियन होता है उसके सर माप होता है सर अम्लीय क्षारीयता का। जैसे सर इसमें 1 से 0 से लेकर 14 तक होते हैं जो 14 से ऊपर कोई भी नहीं होता? सर 14 से ऊपर सर अभी पता नहीं सर। जहाँ तक इसमें जो पीएच स्केल का जो डेवलप हुआ था उसमें 0 से 14 तक स्केल। चलो ठीक है। रमन इफेक्ट क्या होता है? रमन इफेक्ट? जी सर रमन इफेक्ट भारतीय जो महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन के द्वारा दिया गया। सर ये सर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। जो प्रकाश की किरणें सर जो उनको प्रकीर्णित होती है, सर अभी माफ कीजिए सर मैं पूरा वो सिद्धांत याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलो ठीक है। किसी आदमी की, किसी इंसान की लाइफ पे हम एक नोवेल लिखते हैं, जी सर। क्या लिख सकते हैं? हाँ सर अपन किसी भी व्यक्ति की लाइफ पे लिख सकते हैं, चाहे एक पात्र के रूप में। जैसे सर फिर बायोग्राफी और नोवेल में क्या डिफरेंस हो गया? सर बायोग्राफी किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के द्वारा लिखी हुई आत्मकथा हो सकती है, और उपन्यास किसी लेखक के द्वारा अलग पात्र के रूप में, या उन्होंने जो अनुभव किया है, जो व्यक्तित्व देखे, उनको किसी भी पात्र के रूप में लेके उपन्यास रचा जा सकता है। जैसे सर गोदान उपन्यास है, तो जो भारत में रहने वाले किसान है
उनको उनमें से किसी एक पात्र को होरी के रूप में दिखाया गया चलो ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का नाम सुना है आपने? यस सर। इसके बारे में बताइए, प्रेजेंटली ये क्या एफिशिएंट है, नहीं है, इसका रेलिवेंस है, नहीं है, किस तरीके से एक्ट कर रही है? सर अभी वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मुझे और अच्छी तरह से मतलब इम्प्लीमेंट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अच्छा, हमारे बांग्लादेश से रिलेशन इम्पैक्ट हो रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से इम्पैक्टेड है, हमारे चाइना से इम्पैक्टेड है, श्रीलंका से कच्छातीव आइलैंड इशू चल रहा है, नेपाल से बाउंड्री इशू चल रहा है, फिर कैसे कह सकते हैं आप? सर अभी देखा जाए तो अभी श्रीलंका से भी संबंध अच्छे, मालदीव से भी अच्छे, नेपाल से भी अच्छे। सर बांग्लादेश में कुछ इश्यूज है। नेपाल से बाउंड्री इशू है हमारा, लिम्फादूरा और लिपुलेख से। किसी भी देश है सर, उसके साथ जो नेबरहुड देश है सर, लगभग सभी देशों के साथ बाउंड्री इशू डिस्प्यूट्स पाए जाते हैं। पर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो सर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मुझे अच्छी इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही है सर। जैसे सर अभी भारतीय प्रधानमंत्री है, उनकी मालदीव में अभी यात्रा, उसके बाद में सर नेपाल को जाने की वो है अनुमान है। ये बिग ब्रदर सिंड्रोम क्या है? बिग ब्रदर सिंड्रोम जी सर बिग ब्रदर सिंड्रोम जब सार्क की स्थापना हुई थी, साउथ एशियन जो संगठन था देशों का, भारत के पड़ोसी देशों का सर, उसमें देशों के द्वारा एक शंका की जा रही थी कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है और भारत का सर एक डिफेंस के सेक्टर में भी बहुत बड़ा डिफेंस है सर, और हर सेक्टर में भारत एक बड़ा जाइंट प्लेयर है सर। तो उन्हें डर था कि कहीं उनकी संप्रभुता को प्रभावित नहीं कर दे, तो इसे किसी एक नेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम कौन सा होगा वो जिसने ऐसा किया कि भाई इंडिया बिग ब्रदर सिंड्रोम? जी सर अभी तो बताएं सर। ठीक है। अब बताइए, कौन से बुक्स या नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हो आप? जी सर। कौन से बुक्स या नॉवेल्स आपने पढ़े हैं? सर मैंने अभी हाल ही में सर मेला आंचल पढ़ा है, प्रणेश्वर नाथ रेणु का, और उससे पहले सर मैंने सर दीवार में एक खिड़की उपन्यास पढ़ा था। ये मेला अंचल है, इसमें आपने क्या पढ़ा, इसे क्या कहानी है इसकी? सर ये भारत का मुख्य प्रमुख आंचलिक उपन्यास है, जिसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। सर इसमें मुख्य पात्र है डॉक्टर प्रशांत, तो उनके माध्यम से जो उनके कैरेक्टर से दिखाया गया है कि गांव में कैसी कुरीतियां रहती है और जो हेल्थ को लेकर क्या कैसे बताया गया इसमें? जी सर। राजनीतिक क्या बताया गया आपने? सर राजनीतिक में देखा जाता है कि सर जो उपन्यास लिखा गया 1954 में प्रकाशित हुआ था, और जो मेला चल के अंतर्गत जो उपन्यास लिखा गया है वो मुख्यतः भारत की आजादी के समय को दर्शाया गया है। तो उस समय जो सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां गांव में किस प्रकार होती थी उसके बारे में दर्शाया गया है, और किस प्रकार क्या दर्शाया गया है? जी सर वहाँ पे जो स्थानीय कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी अलग अलग थी क्या? जी सर। जी सर। वो सोशलिस्ट पार्टी कौन सी थी? सर सोशलिस्ट पार्टी ऐसे देखा जा सकता है कि उसमें मुख्यतः कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का ज्यादा प्रभाव था। वो मुख्यतः सर ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और मजदूर वर्ग की बातें किया करते थे, ऐसा माना जाता था सर। और जो कांग्रेस पार्टी है उसमें मुख्यतः गांधीवादी विचारधारा के से प्रेरित था उपन्यास के अनुसार सर। इसमें गांधी जी के ऊपर तो जो इनमें क्या भिन्नता थी? गांधी जी की विचारधारा, और गांधी जी भी किसानों का भला चाहते थे। जी सर बिल्कुल सही था आपकी बात, पर सर तब तत्कालीन जो उपन्यास लिखा गया था उसमें ऐसा ही दर्शाया गया है जैसे सर खद्दर की जो प्रचलन था गाँव में उसके बारे में दिखाया गया है। और सर गाँव के जो जमींदार वर्ग के लोग थे वो कांग्रेस पार्टी में कुछ मेंबर थे, तो जो सोशलिस्ट पार्टियों ने ऐसा दर्शाया कि ये मतलब आपका जो दमन कर रहे हैं, ऐसे कुछ दिखाया गया सर। गांधी जी की क्या जो डेवलपमेंट मॉडल किस तरह का चाहते थे गांधी जी? भारत कैसे गांधी जी विकसित हो? सर ग्रामीण सेक्टर में देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के समर्थक थे, और सर गांधी जी ने न्यायधारिता का सिद्धांत दिया था, और प्रबुद्ध अराजकतावादी थे राजनीतिक रूप से। ठीक है, ये तो आपने बहुत पुराना एक बुक पढ़ी, कोई आज की बुक नहीं पढ़ी आपने जो, या फिर ये कह सकते हैं कि पुरानी बुक्स अच्छी लिखी जाती थी, आजकल इतने अच्छे राइटर्स रहे नहीं? बिल्कुल है सर, पर अभी मैं मुख्यतः जो उपन्यास है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हो गए, कृषक समाज हो गया, जो वो ही पढ़ रहा हूँ सर अभी, प्रचलित उपन्यास है। आपके स्कूल कॉलेज का नाम था आपके एसएस जैन सुबोध कॉलेज? जी सर। हमने देखा कि जैन धर्म और
बौद्ध धर्म, ये भी कहा जाता है कि जैन धर्म पहले आया था बौद्ध धर्म से, जी लेकिन फिर भी जो इसका विस्तार हुआ बौद्ध धर्म का वो ज्यादा हुआ, बिल्कुल बाहर के देशों में गया ये, आज भी इसे माना जाता है वहां पे। बिल्कुल लेकिन जैन धर्म भारत तक ही सीमित रहा, इसके क्या कारण? सर ये मुख्यतः आइडियोलॉजी के आधार पर देखा जा सकता है। और सर जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी तो बौद्ध धर्म का प्रभाव जैन धर्म की तुलना में अधिक था। अधिक शासकों ने संरक्षण दिया था। देखिए, तो आप सर जो बता रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना? आपने कहा आइडियोलॉजी जी सर का अंतर हो सकता है, आइडियोलॉजी का अंतर क्या है पहले ये बताओ। सर बौद्ध धर्म था उसमें मध्यम मार्ग पे अधिक बल दिया गया है, और जो जैन धर्म था उसमें कुछ कठोरता पे बल दिया गया था। और सर जैसे स्पष्ट करो, क्या कठोरता? सर जैसे सर वहाँ पे पंच महाव्रतों का कॉन्सेप्ट था। पंच महाभारत में क्या कठोरता है? कठोरता तो नहीं थी सर, पर देखा जाए तो जैन धर्म में के अंतर्गत सर कुछ ऐसे सिद्धांत थे सर, मैं सिद्धांतों के बारे में याद नहीं कर पा रहा, पर उसमें मुख्यतः बौद्ध धर्म का प्रचार इसी कारण से हुआ क्योंकि एक तो उसमें सर शाखाएं बहुत ज्यादा हो गई थी, तो शाखाओं के माध्यम से अलग अलग प्रचलन हुआ। जैसे सर और जो धर्म प्रचारक थे बौद्ध धर्म के वो अलग अलग देशों में गए, जैसे श्रीलंका हो गया, आसपास के सभी देशों में। तो सर मुख्य कारण तो मैं यही सोच पा रहा हूँ कि तात्कालिक शासकों के द्वारा संरक्षण और धर्म प्रचार मुख्य कारण रहे होंगे, इसके कारण बौद्ध धर्म का अन्य देशों में भी प्रसार रहा। पंच महाभारत की आपने बात करी, कौन से होते हैं पंच महाभारत? सर सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और सब ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह से क्या मतलब है? सर अपरिग्रह से मतलब है कि हमें अधिक संग्रहण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है उससे ही हमें जो कुछ संसाधन है उसे हमें अपना काम चलाया जाना है। जो अतिरिक्त संसाधन है उसका उपयोग समाज के लिए किया जाना चाहिए। सर आपने सर से भी काफी कुछ धार्मिक बातें करी है, जी सर। जैन धर्म और बुद्धिज्म के बारे जी में। सर। ऐसे ही आप बताएं, देखने में कॉन्टेम्परेरी लगता है, मतलब एक समकालीन लगते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, जी सर। कौन सा धर्म पहले आया? सर ये इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जो यहूदी धर्म है ये एक ही परंपरा से आए हुए धर्म है सर। इब्राहिम जिसे कहा जाता है सर। सर मुझे लगता है कि ईसाई धर्म शायद, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उस पहले उत्पत्ति हुई थी। ईसाई धर्म पहले आया जी सर। और बाद में आया इस्लाम। इस्लाम। चलिए, अब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखें आप। जी सर। हिंदू धर्म, जी सर। इस्लाम, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और सिख धर्म, जी सर। है ना? भारत में ये सब है ना? जूस को आप छोड़ दीजिए फिलहाल। चलिए, इसको आप सीक्वेंस में रख, क्रम वाइज। सर सबसे पहले हिंदू धर्म या वैष्णव धर्म, और उसके बाद में सर ईसाई धर्म, उसके बाद में सर माफ कीजिए सर, हिंदू धर्म, उसके बाद में बौद्ध और जैन साथ साथ थे सर। और बौद्ध और जैन साथ साथ हैं? हाँ सर, बौद्ध पहले थे जैनों से। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और सर उसके बाद में ईसाई, फिर इस्लाम, फिर सिखिज्म। सर जहाँ तक मैं अभी अनुमान लगा पा रहा हूँ। आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।